तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 3 धातु एवं अधातु को। देखना है हमें इसमें धातु और अधातु क्या होते हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज, मतलब इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण और इनकी परिभाषाएं हमें देखनी है, और इन धातुओं को हम कैसे प्राप्त करते हैं ये भी हमें देखना है। इस पूरे चैप्टर में सारे टॉपिक कवर किए गए हैं आपके, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। टॉपिक आपका धातु है, मेटल कहते हैं इसको, ठीक है। तो इन धातु और अधातुओं को जो टाइप हैं, ये धातु और अधातु, वो किसके टाइप हैं? ये आपके तत्वों के टाइप हैं। किसके हैं ये? तत्वों के। अप्रोक्स 90 से प्लस आपके धातु हैं और अप्रोक्स 22 के समथिंग अधातु हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, धातु को, धातु, अधातु और उपधातु। जैसा कि आप देख रहे होंगे इसमें लिखा हुआ है, 3 कैटेगरी में इन तत्वों को डिवाइड किया गया, धातु और अधातु। ये जो थर्ड नंबर का टाइप है ये उपधातु है, जिसमें आपके धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। मिला के भी बनाए जा सकते हैं इनको, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये हमारे गुण धर्मों के आधार पे टाइप हो गए जो हमारे पास पदार्थ मिलते हैं, या जो धातु और अधातु और उपधातु होते हैं वो तत्वों के प्रकार भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तत्व हम डिवाइड करेंगे, या जो भी पदार्थ होगा उसको हम डिवाइड करेंगे गुणधर्मों के आधार पे। तो पहला धातु, दूसरा धातु, तीसरा उपधातु हो जाएगा। तो इसी में सबसे पहले स्टार्ट में सीरीज में हमें धातु देखना है। धातु क्या होते हैं? धातु सीधी सी बात है, आपने देखा होगा, आप इजीली जानते हैं मेटल क्या होते हैं, धातु को मेटल कहते हैं। मेटल क्या होते हैं आप जानते हैं, जिनमें करंट पास हो जाए। आप इस तरीके से ही इसको डिफाइन करेंगे, आपको मालूम है। तो और करंट पास हो जाए, और क्या होते हैं ये आपने देखा होगा, हार्ड होते हैं, है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं ये। इस तरीके से आप धातु को बताएंगे, या इन पे आप चोट मारेंगे तो कुछ अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। इस तरीके से भी आप इसको बता सकते हैं। ये जो आप बता रहे हैं ये सभी क्या हैं? इसके भौतिक गुण हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन, कि धातु की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए ये है धातु की डेफिनेशन, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं धातु कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। हाँ जी। तो इस डेफिनेशन से ही हम इसको बताएंगे। जो हम बता रहे हैं कि धातुओं में करंट चल सकता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चल सकती है, विद्युत चल सकती है, या विद्युत के और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, इस तरीके से वो आपके भौतिक गुण हैं। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यही है इसकी, कि वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख रहे हैं, सोडियम को देख रहे हैं आप। सोडियम कितना है इसका परमाणु क्रमांक? ये परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी से है, आवर्त सारणी में से इसको उठाया है सोडियम को, वहाँ ये 11 नंबर पे है, वही उसका परमाणु क्रमांक है। सोडियम मतलब सोडियम तत्व का एक परमाणु है ये, उसका परमाणु क्रमांक मतलब टेबल में, आवर्त सारणी में कौन से नंबर पे? 11 नंबर पे। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये आता है इसका, ठीक है। कितना आता है? 2, 8, 1। तो आप देख रहे हैं बाहर वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं इसके? 1 आए हैं। ऐसे ही आप देख रहे हैं इस साइड में मैग्नीशियम लिखा हुआ है, अगर मैग्नीशियम का आप करेंगे तो 2, 8, कितना हो जाएगा? ये 10 हो गए, 2, 12, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तीसरे वाले को, ये रहा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है। 13 को अब आप करेंगे, लिखेंगे तो 2, 8, कितना? 3। आपको मालूम है K, L, M, N कक्षाएं होती हैं, उसी में आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये क्या हो गए, जिनके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब क्या होंगे? आपके धातु कहलाएंगे। तो ये आपकी परिभाषा हो गई। जितने भी आप मेटल देखेंगे उनके बाह्यतम कोश में 1, 2, 3 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कि हाइड्रोजन यहाँ पे हमारा अपवाद है,
ठीक है। क्या आप बात है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका अधातु होता है। क्या होता है? अधातु। और इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोष में, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है, ये आप भी जानते हैं। तो बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है। और हम कह रहे हैं बाह्यतम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातु होते हैं, लेकिन इसके बाह्यतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये धातु वो होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? अधातु है। हाइड्रोजन आपका नॉन मेटल होता है। धातु को आप क्या कहते हैं? धातु को इंग्लिश में आप मेटल कहते हैं। ठीक है, और अधातु को नॉन मेटल कहते हैं। ठीक, चलते हैं अधातु के साइड में, अधातु की परिभाषा को देखते हैं। क्या है अधातु की परिभाषा? ये है अधातु, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है उसी की तरह, धातु की तरह। धातु के बाह्यतम कोष में आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, लेकिन यहाँ पे अधातु के बाह्यतम कोष में 4 5 6 7, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो जिसके भी बाह्यतम कोष में जिस तत्व के, है ना, लिखा भी है तत्व के, जिस तत्व के बाह्यतम कोष में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो सब क्या होंगे? आपकी अधातु कहलाएंगे। जैसे कार्बन है, कार्बन का कितना है? 6 है परमाणु क्रमांक। ठीक है, अब इसका बनाइए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, बस इतना ही तो आएगा। आपके एल, एल वाले में आप 8 भर सकते हैं, तो 8 की जगह अब आपने 2 के में भर दिए, तो बचे कितने आपके? 6 हैं टोटल, 2 भर दिए के में आपने, तो आपके 4 ही तो रह गए, यहाँ पे 4 आ गए। जैसे कार्बन, तो ये कितना आया? इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। ऐसी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बनाइए तो 2 5, कितना आया? 5 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भी बनाइए, ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 6, ठीक है, कितना आया? 6 आया। इसका बनाते हैं, ये फ्लोरीन है, तो इसका बनाते हैं, कितना हो गया? 2, तो 7 आएगा। ठीक है, 2 7, तभी 9 होगा, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे ही आप सल्फर का बनाएंगे, तो सल्फर का कितना हो जाएगा? बनाइए, 2 भर गए के में, 8 भर गए आपके किस में? एल में। अब एम में भरेंगे, कितने? 8 और 2 10 हो गए, बचे कितने? 6। तो देखिए, हो गए नहीं हो गए? एक में 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 6 आया। तो इन सभी के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 4 5 6 7 ही आ रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या हो गए? आपके अधातु हो गए। यहाँ पर भी अपवाद है हाइड्रोजन। क्या अपवाद है? अपवाद ये है कि हाइड्रोजन अधातु तो है, अधातु तो है, हम अधातु ही पढ़ रहे हैं, अधातु है, हाइड्रोजन अधातु होता है, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। इसके बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी ये अधातु है ना। ये एक्सेप्शनल केस है आपका। ठीक है, एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। अब बात है, ठीक, चलिए चलते हैं अपने भौतिक गुणों की साइड में। तो पहले हम धातुओं के भौतिक गुण देखते हैं, ठीक है, इन भौतिक गुणों को देखेंगे धातुओं के। तो आप इजीली आराम से इनसे नोट्स बना सकते हैं, काफ़ी शॉर्ट में आपको थ्योरी लिखी मिलेगी, चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, डाउट्स आपके पूरे क्लियर होंगे। ठीक है, तो देखते हैं भौतिक गुण में। सबसे पहले अगर हम देखें धातुओं के भौतिक गुण, उसकी हम भौतिक अवस्था, मतलब वो होता कैसा है, सॉलिड होता है या पानी जैसा तरल होता है या गैस जैसा होता है, क्या होता है, यही भौतिक अवस्था होती है, जिसको हम देख के बता सकें कि वो कौन सी अवस्था में हमारे सामने उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो ये भौतिक अवस्था उसे ही कहते हैं। तो धातुएं सामान्यतः ठोस तथा कठोर होती हैं। ठीक है, ठोस होंगी तो कठोर भी होंगी, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठोस वस्तुएं क्या होती हैं? हमेशा कठोर होती हैं। कुछ कम ठोस होती हैं, कुछ ज्यादा ठोस होती हैं, ज्यादा ठोस वाली कठोर हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें अब बात देखते हैं। अब बात क्या है? मरकरी। मरकरी आप जानते हैं, पारा। क्या? पारा। पारा कमरे के ताप पे लिक्विड में रहता है, द्रव। द्रव मतलब यहाँ पे क्या है? ये लिक्विड है, लिक्विड अवस्था है इसकी। कौन सी अवस्था है? लिक्विड, तरल अवस्था, पानी की तरह पतला होता है ये। इसको हम बॉटल में भर के रखते हैं, ये ऐसे नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए आपने देखा था, धातु कौन है? आयरन है आपका। ठीक है, आयरन मतलब लोहा। लोहे को आप बॉटल में भर के थोड़ी नहीं रखते हैं, वो तो सॉलिड होता है बिल्कुल। ठीक है, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है, ऐसी धातु है मरकरी, जो बॉटल में भर के रखी जाती है। ठीक है, बॉटल में या किसी भी चीज में उसको भर के रखना पड़ता है, क्योंकि ये क्या है? लिक्विड है, लिक्विड की फॉर्म में है। दूसरा है आपका
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे आपकी धातुएं हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत ज्यादा ही ये मुलायम होती हैं। ठीक है, ये आपके एक्सेप्शन हो गए दो। ठीक है, अपवाद हो गए, ये आपको याद रखना है, धातुओं में दो अपवाद हैं। मरकरी आपका लिक्विड है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम आपको मालूम है अच्छे से कि क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं जिसको हम चाकू की सहायता से काट सकते हैं। आपने देखना है नेक्स्ट पॉइंट, चमक। ठीक है, आपने देखा होगा धातुओं की जो सतह होती है वो बहुत ज्यादा ही चमकीली होती है, जब उस पर लाइट पड़ती है तो लाइट पड़ने से वो चमक मारते हैं। ठीक है, तो ये चमक सिर्फ धातुओं में ही पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी धातुएं होंगी उन पर ये चमक होंगे। हम अधातु के केस में बात करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन अभी हम धातु पढ़ रहे हैं तो धातु में हम बात करेंगे। धातुओं की सतह जो होती है, अगर हम उसको पॉलिश करते हैं तो वो और ज्यादा चमक मारेगी। ठीक है, तो धातुओं की सतह क्या होती है, चमकदार होती है, ये चमक वाली गुण हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट गुण देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, नेक्स्ट गुण है आघात वर्धिता। ठीक है, आघात वर्धिता क्या होता है, मतलब उस पे आघात मतलब चोट, वर्धिता मतलब उसका क्या करना, विरोध करना। ठीक है, एक तरीके से आघात मतलब चोट का वो विरोध करता है, चोट मारने पर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो टूटेगा नहीं, फर्क नहीं पड़ने का मतलब है टूटेगा नहीं। तो धातुओं पर आप कितना भी आघात करिए, ठीक है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो टूटेंगे नहीं। टूटने का मतलब है मैं यहाँ पे असर नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, उसका मतलब है वो टूटेंगे नहीं। हम जब धातुओं को पीटते हैं और पीट पीट कर ही हम उनको पतली चादर बना सकते हैं। आगे बात समझ में, यही आघात वर्धता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तन्यता। तन्यता क्या होता है, धातुओं को खींचकर हम तार बना सकते हैं, उनके पतले तार बना सकते हैं। देखो भाई आघात वर्ध है वो धातु, तो भाई हम उसको पीट के चादर भी बना रहे हैं, तो हम खींच के उसके तार भी बना सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये बात आप बताई भी होगी और आपको पता भी होगी। 1 ग्राम सोने से आपको लगभग अप्रोक्स 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं उससे। हाँ, इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप अप्रोक्स 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। वो तोड़ नहीं सकते आप, तार टूट नहीं सकता, इतना खिंच जाएगा गोल्ड। जो आपका प्योर गोल्ड होता है वो क्या होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको हम खींचते रहेंगे लेकिन वो जल्दी से नहीं टूटेगा। नेक्स्ट पॉइंट है चालकता। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि चालकता क्या, वहाँ पे कि करंट चल रहा है, ठीक है ना, धातुओं में, तो वो यही है, इसे ही चालकता कहते हैं। तो मतलब जो धातुएं होती हैं उसमें क्या होता है, करंट पास हो जाता है, करंट चलने लगता है, तो ये विद्युत की सुचालक हो गई। जिन चीजों में करंट चलता है वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। और ये इसमें ऊष्मा भी चलती है। ऊष्मा कैसे चलती है, आप लोहे की छड़ को एक साइड से गर्म करिए और दूसरी साइड वो गर्म हो जाती है ना, ऐसा ही होता है। तो इनमें आप बता सकते हैं कि ऊष्मा चल रही है। ठीक है, अब इसमें एक अपवाद भी है कि जिनमें क्या कहते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं, लेड और मरकरी। इनमें कंडक्टिविटी नहीं होती, मतलब इनमें ऊष्मा और विद्युत का चालन नहीं होता, ये चल नहीं सकते इसमें, है ना। ये आपके अपवाद हो गए। ठीक, नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वथनांक और गलनांक। तो क्वथनांक और गलनांक आपको पता होना चाहिए। क्वथनांक वो टेम्परेचर होता है, गलनांक भी टेम्परेचर का ही नाम है। क्वथनांक भी टेम्परेचर है और गलनांक भी एक टेम्परेचर है। गलनांक का मतलब गलाने वाला टेम्परेचर, क्वथनांक का मतलब उसे क्वथन मतलब उबालने वाला टेम्परेचर। बस यही डेफिनेशन होती है क्वथनांक और गलनांक की। तो ऐसा टेम्परेचर जो धातुओं को क्या करे, गला दे, ऐसा टेम्परेचर जो धातुओं को उबाले, पहले पिघलाएंगे फिर उसे बॉयल कराएंगे, तो वही टेम्परेचर आपके क्वथनांक और गलनांक होंगे। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, आपने ऊपर पढ़ा था, सबसे पहले भौतिक अवस्था पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा था आपने कि जितनी भी धातुएं होती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, ठोस होती हैं, ठोस होने के साथ साथ वो कठोर भी होती हैं। तो भाई जब कठोर चीज है उसे गर्म करेंगे, मतलब उसे पिघलाएंगे, तो उसमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, है ना। और फिर उसका क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगा, पहले गलाएंगे उसको, मतलब गलाएंगे और गलाने के बाद उसे उबालेंगे, तो उसमें टाइम लगेगा, मतलब ज्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, धातुओं का क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं। ठीक है, तो अब बात क्या है इसमें, गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम जो होते हैं उनका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, और मेटल के अपेक्षा, और जितनी भी धातु हैं उनकी अपेक्षा इनका गलनांक क्या होता है, और बहुत कम होता है। ठीक है ना।
आई बात समझ में? ये धातुओं के गुण सारे कंप्लीट हो गए, इससे अलावा आपको कोई भी याद नहीं करना, पूरे अपवाद के साथ में आपको बताए गए हैं। तो बात करते हैं अब धातुओं के रासायनिक गुण पे। तो रासायनिक गुण में सबसे पहला आपको रासायनिक गुण पढ़ना है वायु में दहन या ऑक्सीजन से अपक्रिया। बात एक ही है, या तो आप ये लिख सकते हैं इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक है, दोनों ही बात आप लिख सकते हैं, या तो वायु से दहन हो रहा हो, वायु की उपस्थिति में दहन हो रहा हो, या ऑक्सीजन से अपक्रिया हो रही हो, दोनों बातें होती हैं। तो जब भी धातुओं का, हम धातुओं के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं तो सिर्फ धातु की बात करेंगे, अधातु की हम आगे बात करेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण में हम पहला देख रहे हैं अपना वायु का, वायु में दहन, ठीक है, मतलब हम धातुओं को वायु से क्रिया कर पाएंगे। और वायु में क्या होता है आपको मालूम, बहुत सारी गैसेज होती हैं, केवल उसमें से हमारे कौन से रिएक्शन शो करेंगे ये धातुएं, ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद में ये क्या शो करेंगे, ये बनाएंगे आपके धातु के ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ये धातुओं के ऑक्साइड बनाएंगे। तो धातुओं के ऑक्साइड आपको पता है क्या होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड बनेंगे तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे बनते हैं, ले लेते हैं कोई भी एक धातु ले लेते हैं, मेटल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Mg ले लिया, ठीक है, Mg ले लिया। Mg की रिएक्शन हमने किससे करा दी, ऑक्सीजन से करा दी। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या बनता है, ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड क्या होता है, MgO। अब आप इसे बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ 2 लगा दीजिए, अब मैग्नीशियम कितने हो गए, 2 हो गए, 2 यहाँ लगा दीजिए, हो गई बैलेंस। बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान होता है बैलेंसिंग करना, ठीक है। अब ये तो मैग्नीशियम की देख ली, एक और मेटल ले लेते हैं, कोई भी धातु ले लेते हैं, मान लीजिए आप ले लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम ले लिया हमने, एल्यूमिनियम की रिएक्शन हम करा रहे हैं ऑक्सीजन से, तो आपको एल्यूमिनियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हमेशा क्या बनता है, Al2O3, ठीक है, Al2O3। अब भाई बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ से कर दीजिए 2 3 6, कितना हो गया, 2 3 6, यहाँ भी क्या हो गया, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बराबर हो गए। एल्यूमिनियम चेक करिए 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा दीजिए, हो गई बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से हम धातुओं के ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। ये रही आपकी रिएक्शंस, तो आप लिख सकते हैं, एक और लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, कॉपर की ले लेते हैं, ठीक है, हाँ कॉपर की ले लीजिए, Cu+O2, ठीक है। कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है, ये आपको याद है, CuO होता है, ठीक है, CuO। तो आप इसको बैलेंस कर लिए, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 कर दिए, कॉपर कितने करने पड़ेंगे आपको, 2 करने पड़ेंगे, ये आपकी हो गई। इस तरीके से आप वायु में दहन या ऑक्सीजन से अपक्रिया आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं इनके क्या कहते हैं कि जो धातु बनी है उनके ऑक्साइड के बारे में बात कर लेते हैं। ये ऑक्साइड होते कैसे हैं, नेचर में कैसे होते हैं, मतलब इनकी प्रकृति कैसी होती है। तो इन ऑक्साइडों के बारे में हम देखते हैं, तो ये हमारे पास ऑक्साइड लिखे हुए हैं कुछ, ठीक है, तो उन ऑक्साइडों को हमें देखना है। तो हम इसमें पहला देख लेते हैं, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आ रही है कि सामान्यतः धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है, ठीक है। कैसे होते हैं सामान्यतः, जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, ठीक है। दूसरा दूसरा पॉइंट है आपके पास में कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं आपके जो क्षारीय भी होते हैं और अम्लीय भी होते हैं। तो ऐसे ऑक्साइडों को आप क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। डाउट क्लियर। तो ये आपके सामने कुछ ऑक्साइड लिखे हुए हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड लिखा हुआ है, इसको हमने अम्ल से रिएक्शन कराई तो हमारे पास में ये लवण बना और जल बन गया, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है दूसरा, हमने इसको क्षार से रिएक्शन कराई, तो देखो हम यहाँ चेक कर रहे हैं, ये अम्ल से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बनना है सॉल्ट और जल दे रहा है। और अब हम क्षार से रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH से रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें सॉल्ट दे रहा है और जल दे रहा है। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि जो हमारे एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, नेचर में अम्लीय होते हैं और क्षारीय होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके जल में आगुलनशील होते हैं, मतलब वो जल में नहीं घुलते हैं।
लेकिन ऐसे कुछ और भी ऑक्साइड हैं जो जल में घुल जाते हैं। क्या है? सोडियम ऑक्साइड है और पोटेशियम ऑक्साइड है, मतलब सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, जो जल में घुलकर हमें क्या बना के देते हैं? क्षार बना के देते हैं। तो देखिए सोडियम का ऑक्साइड ये लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम का ऑक्साइड ऐसा होता है, इसे फॉर्मूला आप याद रखेंगे। सोडियम और पोटेशियम भैया भैया हैं, जो ये वाली फॉर्मूला फॉर्म करेगा सोडियम वही पोटेशियम करेगा, या पोटेशियम जो फॉर्म करेगा वही सोडियम करेगा। तो देखिए ये जल में मिलाया हमने, इसको जल में मिलाया और हमारे लिए क्या बना के दे दिया, आप देख सकते हैं ये क्या है? क्षार। क्षार क्या होते हैं? जिनके पीछे क्या लगा होता है? OH लगा होता है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन लगा होता है। ऐसी पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड दे दिया। तो आपने 3 पॉइंट्स पढ़े इसमें कि धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपने देखा था एल्यूमिनियम का ऑक्साइड कैसा था? अम्ल से रिएक्शन कराई फिर भी सॉल्ट और जल दे रहा था, और क्षार से रिएक्शन कराई फिर भी क्या दे रहा था? सॉल्ट और जल दे रहा था। अब जो हमारा क्या कहते हैं, आपका कहते हैं कि जितने भी हमारे धातु के ऑक्साइड हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऑक्साइड जैसे सोडियम और पोटेशियम वो जल में घुलनशील हैं। जल में घुलने के बाद में वो हमें क्या देते हैं? क्षार बना के दे देते हैं। तो ये थे धातु ऑक्साइड के ऊपर के तीनों पॉइंट, आपको याद रखने हैं, ठीक है। पूछा जाता है बहुविकल्पीय में। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जल से अवक्रिया। तो देखिए धातुएं 3 तरह के जल से अवक्रिया करती हैं, मतलब 3 स्टेट में रिएक्शन करती है। देखो, पहला ठंडे जल से रिएक्शन करेंगी। ऐसे देखेंगे कौन कौन सी धातुएं हैं जो ठंडे जल से रिएक्शन करती हैं। और नेक्स्ट है गर्म जल से रिएक्शन करने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं वो देखनी है। भाप से रिएक्शन कौन कौन करती हैं वो देखनी है। तो उसके लिए आप क्या करिए, आप अपनी सक्रियता श्रेणी को याद कर लीजिए। तो सक्रियता श्रेणी क्या है? सक्रियता श्रेणी को बनाए लिखते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने सक्रियता श्रेणी लिख दी, ये आपका Zn है, ठीक है, Zn है। तो देखिए ठंडे जल से कौन रिएक्शन करेंगी? आपकी ऊपर की ये वाली, ये कौन सी है? ठंडे जल की, कोल्ड वाटर से, ठीक है, कोल्ड वाटर से। और ये जो बची मैंगनीज वाली, मैग्नीशियम, मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम, ये किससे करेगी? गर्म से। कौन से वाटर से रिएक्शन करनी है इसे? गर्म से। देखिए हाइड्रोजन से ये वाली जो नीचे वाली है ये रिएक्शन शो नहीं करती है, ठीक है। ये हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं ये आपकी रिएक्शन शो नहीं करेंगी वाटर से, ध्यान रखना है। ये दोनों, ये नीचे हाइड्रोजन से नीचे वाली जितनी भी धातुएं हैं वो आपकी जल से रिएक्शन शो ही नहीं करती। ठंडा हो, गर्म हो, भाप हो, कैसा भी हो, किसी से नहीं करेगा, ठीक है। बाकी की जो धातुएं बची हुई हैं आपकी, ये किससे रिएक्शन शो करेंगी? आपकी इसमें लेड भी आप शामिल कर सकते हैं। ये जो बची हुई है वो आपकी किससे शो करेंगी? आपकी भाप से। किससे शो करेंगी? ये आपकी भाप से, ठीक है। याद रहेगा, आसान है याद करना, बहुत इजी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि सक्रियता श्रेणी ऊपर की तीनों धातुओं किससे क्रिया करेंगी? ठंडे जल से। ये केवल मैग्नीशियम गर्म जल से करेगा, और ये बाकी की जो धातुएं बची हुई हैं वो आपकी भाप से करेंगी। और हाइड्रोजन से नीचे जितनी भी धातुएं हैं वो ना ठंडे से करेंगी, ना गर्म से करेंगी, ना भाप से करेंगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमारे सामने पहला वाला पॉइंट है ठंडे जल से अपक्रिया। तो ठंडे जल से अपक्रिया देखते हैं, पोटेशियम की कराई, पोटेशियम की जल से अपक्रिया कराई तो आप देखिए क्या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही फॉर्म्ड होना है, ठीक है। आई बात समझ में आपको? यहाँ पे आप एक आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि धातु प्लस जल आपको क्या देंगे? क्या देंगे? धातु, धातु के ऑक्साइड देंगे, सुनते रहिए आप, धातु के ऑक्साइड देंगे, या देंगे आपको धातु के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। क्या देंगे? देखिए
या तो देंगे आपको धातु ऑक्साइड, नहीं देंगे तो क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड देंगे। तो हाइड्रोक्साइड कौन देगा, ठंडे जल से क्रिया करने वाले और गर्म जल से क्रिया करने वाले आपको हाइड्रोक्साइड देंगे। ध्यान रखना है आपको, ये क्या फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड OH फॉर्म करेंगे, और ये भी क्या फॉर्म करेंगे, ये गर्म जल से वाले OH फॉर्म करेंगे, हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, ये आपके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक, इतना याद रहेगा, आप सारे गुण आराम से याद कर सकते हैं। धातुएं जल से क्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड कौन कौन बनाते हैं, गर्म जल वाले और ठंडे जल वाले आपके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और भाप से जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, केवल ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ठंडे जल से रिएक्शन के बाद में आपको हाइड्रोक्साइड मिला, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH होता है, आपको याद रखना है। और हाइड्रोजन गैस मिली और ऊर्जा मिली, ऊष्मा मिली। ठीक है, ऊष्मा मिली। और सोडियम का हमने रिएक्शन कराया जल से, तो देखिए उसका भी हमें हाइड्रोक्साइड ही मिला और हाइड्रोजन गैस और ऊष्मा मिली। कैल्शियम की कराई जल से रिएक्शन, तो हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस मिली और ऊष्मा निकली उसमें से। ठीक है, तो ये हो गई ठंडे जल से रिएक्शन, याद हो गई होगी आपको। अब हम चलते हैं गर्म जल से रिएक्शन और भाप से रिएक्शन पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए गर्म जल से रिएक्शन आपको दिखाइए, Mg+H2O क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अब आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हाइड्रोजन 4 कर दीजिए, ऑक्सीजन आपके 2 हो गए, बैलेंस हो गई, इजी है। ठीक है, तो गर्म जल से कौन रिएक्शन शो करता है, केवल आपका मैग्नीशियम रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, कौन शो करेगा, मैग्नीशियम आपका आपका गर्म जल से रिएक्शन शो करता है। ठीक, अब देखिए भाप से कौन रिएक्शन शो करेगा, आपको बताया उसमें अभी हमने ऊपर जो सक्रियता श्रेणी लिखी थी, रिएक्टिविटी सीरीज लिखी थी, उसमें बताया था कि हाइड्रोजन से ऊपर वाली जो धातुएं या मैग्नीशियम से नीचे वाली जो धातुएं हैं वो आपकी भाप से रिएक्शन शो करती हैं। देखिए एल्यूमिनियम की हमने बनाया, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड आपको बताया था Al2O3 होता है। तो ये क्या बनाया उसने, देखिए ऑक्साइड बनाया नहीं बनाया, इन्होंने हाइड्रोक्साइड बनाया, इन्होंने ऑक्साइड बनाया। भाप से जो रिएक्शन करते हैं वो क्या बनाते हैं, आपके ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, याद रखेंगे आप इस बात को। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ऐसे ही Fe का, Fe जल से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, Fe3O4। ठीक है, फिर ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये भाप से रिएक्शन हो गई। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो बची हुई है नीचे की उनका क्या है। नेक्स्ट वाले पॉइंट में है आपका ये, ठीक है, शीशा हो गया, तांबा हो गया, ये शीशा मतलब लेड, PB, कॉपर, Ag और आपका Au। ठीक है, जैसी धातुएं पानी से अपक्रिया नहीं करती हैं, कैसा भी वाटर हो, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे और इसमें लेड भी है, जो रिएक्शन वाटर से शो नहीं करेंगे किसी भी हाल में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो करते हैं तीसरी वाली प्रॉपर्टी को अपने, कि तनु अम्लों से अपक्रिया, जो धातुएं होती हैं वो अम्लों से अपक्रिया करती हैं या नहीं, वो देखना है हमको। तो जब भी धातुएं तनु अम्लों से अपक्रिया करेंगी वो आपको बना के देंगी लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देंगे, मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये साइन क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, निकल रही है यहाँ से। ठीक, स्टोर करना है तो आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एसिड कौन कौन से हैं, अम्ल कौन कौन से हैं, आप जानते हैं। एक एसिड आपके पास HCl है, एक एसिड आपके पास में H2SO4 है। ठीक है, और एक आपके पास में है HNO3। ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये आपका नाइट्रिक अम्ल है। तो धातुएं नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन शो नहीं करती हैं, आपको ये याद रखना है। तो जितनी भी धातुएं हैं वो आपकी नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन शो नहीं करती हैं। हम आगे बात करेंगे इस बारे में, पहले हम इन दोनों पे बात कर लेते हैं कि ये धातुएं और ये भी जो एसिड लेंगे हम वो तनु लेंगे। तनु का मीनिंग होता है कि 20% रहेगा HCl, बाकी 80% उसमें रहने वाला है जल। ठीक है, इसलिए हम उसको तनु बोलते हैं। अगर हम ये रेशियो पलट दें, 80% एसिड कर दें, ठीक है, अम्ल कर दे, HCl 80% डाल दे और 20% पानी रखें, तो ये हो जाएगा सांद्र। ठीक है, सांद्र और तनु का यही मीनिंग है। तनु का मीनिंग है
कि आपके HCl की मात्रा कम रहेगी और जल की ज़्यादा रहेगी। तो हम रिएक्शन कराते हैं किसकी, किसी भी धातु की हम रिएक्शन करा लेते हैं, किससे, HCl से करा लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या ले लिया, आपका एल्यूमीनियम ले लिया और इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी, तो क्या बनेगा, आपका बनेगा AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा और आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपने देख ही लिया। इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 3 लगा लीजिए। तो आप अनबैलेंस है, आप बैलेंस कर सकते हैं, आपने सीख लिया होगा। क्लोरीन हो गए 3, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 3 हो गए आपके, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा आपका, अगर आपको बढ़ाना है तो आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे 6 लगा लीजिए, 6 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 6 लगाएंगे, यहाँ 3 लग जाएगा, ठीक है, यहाँ 6 लगा लीजिए, 6 से बैलेंस हो जाएगा। 6 लगाया तो यहाँ 3 हो गया, 3 दूनी 6 क्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 हो गया, बैलेंस हो गया। एल्यूमिनियम रह गया 2, यहाँ लगा दीजिए। तो आप बैलेंस कर लेना, मैं रिएक्शन लिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। एल्यूमिनियम ने रिएक्शन की किसके साथ में, HCl के साथ। ये HCl कैसा होगा, डाइल्यूट होगा, मतलब आपका तनु होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं Zn की, जिंक को ले लेते हैं, जिंक को, जिंक ने HCl के साथ रिएक्शन की और क्या बना के दिया आपको, ZnCl2, ठीक है, और क्या निकलेगी आपकी, हाइड्रोजन गैस, ये फिक्स है। आप इसको भी बैलेंस कर लेंगे। आप इसको बैलेंस करने में कुछ नहीं, यहाँ 2 लगा दी, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस ही सीधा सा है, आप कर लीजिएगा। हम मैग्नीशियम को भी देखते हैं, मैग्नीशियम की भी रिएक्शन कराते हैं HCl से, तो करा दीजिए। क्या फॉर्म होगा आपका, MgCl2, ठीक है, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, सब में लिबरेट हो रही है, निकलेगी निकलेगी हाइड्रोजन गैस। आप लगा सकते हैं इसको साइन, और आप इसको भी बैलेंस, बैलेंस ये लीजिए, बैलेंस ही कर दी हमने, ठीक है, आपकी टेंशन खत्म। अब हम बात करते हैं, हमने HCl से तो करा ली, हम H2SO4 से कराइए, तो भैया लीजिए H2SO4 से भी करा देते हैं, आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे उसी से करा देंगे, लेकिन करानी है आपको HCl या H2SO4 से, HNO3 से नहीं करानी है आपको, ठीक है। तो क्या फॉर्म्ड होगा, एल्यूमिनियम का सल्फेट फॉर्म्ड होगा। तो एल्यूमिनियम का सल्फेट आपको पता होना चाहिए क्या होता है, AlSO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट। अब आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग नहीं कर रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ आगे। अब वो मान लीजिए एल्यूमिनियम से करा दी, जिंक से भी करा के दिखा देते हैं, Zn प्लस H2SO4, और जिंक का सल्फेट क्या बनेगा, SO4 क्या होता है, सल्फेट आयन होता है, जिंक का सल्फेट क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और करा लीजिए Mg की, करा लीजिए Mg की सल्फ्यूरिक एसिड से करा लीजिए, करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है तो हम सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे, हम उनको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। इट गिव्स, क्या कहेंगे, Mg प्लस H2SO4, इट गिव्स क्या, MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। ये आपकी H2SO4 और HCl से रिएक्शंस हो गई हैं आपकी, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी की भी रिएक्शन शो करा सकते हैं, किसी भी धातु की रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से, मतलब तनु अम्ल से, तनु से ही करानी है आपको। ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि HNO3 हमारा किसी भी धातु से रिएक्शन करता क्यों नहीं है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि HNO3 किसी भी धातु से रिएक्शन शो क्यों नहीं करता। तो देखते हैं भैया क्यों नहीं शो करता, चेक करते हैं क्यों नहीं शो करता है। ये रहा आपका सबसे बढ़िया रीजन कि HNO3 रिएक्शन ही क्यों नहीं करता किसी भी धातु से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, धातु HNO3 के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। जबकि हमारे पास क्या स्टेटमेंट था, क्या रिएक्शन की फॉर्मेट था कि धातु अगर अम्ल से रिएक्शन कर रही है, तनु अम्ल से रिएक्शन कर रही है तो सॉल्ट बनाएगी, मतलब लवण बनाएगी, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन जब HNO3 से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस हमारी नहीं मिलती है हमें। तो क्यों नहीं मिलती है भाई, इसी का ही तो वो देखना हमें। तो मतलब जब हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही है तो हम बोल सकते हैं तो रिएक्शन नहीं हो रही है ये वाली, धातु और एसिड के बीच में। क्यों नहीं होता ऐसा, रीजन आंसर आपका नीचे लिखा हुआ है। क्योंकि HNO3, ये आपका क्या है, HNO3 है, ठीक है। कौन है ये, HNO3। HNO3 जो है
एक प्रबल ऑक्सीकारक है। अब ऑक्सीकारक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक एजेंट क्या होते हैं आपके, ऑक्सीकारक एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को देते हैं। ठीक है, किसी के पास ऑक्सीजन की कमी है उसे ऑक्सीजन दे देते हैं, तो ये ऑक्सीकारक कहलाते हैं। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण आपने पढ़ा होगा, उसकी डेफिनेशन में यही तो लिखा था कि ऑक्सीकरण की वृद्धि मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, वही ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीकारक एजेंट है, तो मतलब ये ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। ये ऑक्सीजन को किसको सप्लाई करते हैं, ये हाइड्रोजन जो गैस बन रही थी उसे ही सप्लाई कर देते हैं। हाइड्रोजन को जैसे ही इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई करी वो चेंज हो गया किसमें, जल में, वो जल में ऑक्सीकृत हो जाता है, और जबकि हमें क्या मिलनी चाहिए थी, हाइड्रोजन गैस, वो बेचारा बन गया क्या आपका जल में, और स्वयं बदल जाते हैं अपने ऑक्साइड में। ठीक है, अपने ऑक्साइड में एनो जो बचा वो किस में बदल गया आपका, अपने ऑक्साइड में, एनओ में बदलेगा या N2O में बदलेगा या NO2 में बदल जाएगा आपका। तो इसी वजह से हमारे HNO3 रिएक्शन शो ही नहीं करता कि हमें लास्ट में हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट मिले, हमें सॉल्ट भी नहीं मिलता है और क्या कहते हैं हाइड्रोजन गैस भी नहीं मिलती है। तो अब ठीक है, इसीलिए यही सबसे मेन रीजन है कि HNO3 जो एसिड है, अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल जो है, वो धातुओं से रिएक्शन नहीं करता है। करता है किन से करता है, केवल आपके सामने दो धातुएं लिखी हुई हैं, मैग्नीशियम और मैंगनीज। मैग्नीशियम Mg, मैंगनीज आपका Mn, इन दोनों से ही रिएक्शन शो करता है, और वो रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं दी है। और क्या रिएक्शन शो करता है, इसका हमें 1% वाला सॉल्यूशन लेना है, HNO3 का 1% का सॉल्यूशन लेना है, इतना तनु कर देना है, केवल 1%। ऐसे मान लीजिए अगर 10 ड्रॉप आपने वाटर लिया है, 10 ड्रॉप अगर आपने वाटर लिया है, तो उसमें एक ड्रॉप केवल HNO3 की होगी, इतना हम इसको डाइल्यूट कर देंगे, तनु कर देंगे, मतलब पानी की मात्रा मान लीजिए 100 लीटर है, 100 लीटर में 99 लीटर आपका पानी होगा, और 1 लीटर केवल आपका क्या होगा, HNO3 होगा। उससे रिएक्शन शो करेंगे Mg और Mn, तब वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। बाकी अदर कोई मेटल HNO3 से रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका तीसरी प्रॉपर्टी, तनु अम्लों से अपक्रिया कंप्लीट हुई। चलते हैं नेक्स्ट गुण पे, फोर्थ वाले पे, जो इसी से रिलेट करता है, देखते हैं क्या है। तो फोर्थ वाला जो गुण है वो कहते हैं धातु लवणों के विलयन से अपक्रिया। धातु के सॉल्ट होंगे, लवण मतलब सॉल्ट, धातु के सॉल्ट होंगे, उससे हम धातु की रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कॉपर का सॉल्ट है, कॉपर का लवण है, ठीक है, कॉपर का लवण, और यहाँ ये रही धातु, धातु की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, कॉपर की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, यहाँ Zn है, यहाँ Fe है, Fe की रिएक्शन ZnSO4 से कराएंगे। तो ये आपके धातु लवण दिए हुए हैं, धातु लवणों के विलयन दिए हुए हैं, ये धातु लवणों के विलयन दिए हुए हैं, उससे हम रिएक्शन करा रहे हैं। इस रिएक्शन को लिखने से पहले हम क्या करेंगे, एक चीज को समझते हैं जिससे हम इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकें। आपको फिर से आपको क्या लिखनी पड़ेगी, सक्रियता श्रेणी लिखनी होगी। तो सक्रियता श्रेणी को लिखते हैं, आप याद कर लीजिए, आसान है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, आयरन हो गया, ठीक है, आयरन के बाद में लेड, इधर लिख देते हैं Au और Ag और Au नीचे रखेंगे आप, ठीक है, सबसे लास्ट पे, नीचे के बाकी पॉइंट ये लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गए, तो ध्यान से देखिए कैसे ये रिएक्शन शो करेंगे, बहुत आराम से समझेंगे इस बात को। ये सबसे ऊपर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब बहुत अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। क्या है ये, अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ लिखते हैं अभिक्रियाशील। ठीक, ये अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्या है, सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम,
क्या है, सबसे कम, लेस रिएक्टिव है, सबसे कम। ठीक है, ये वाले, ठीक है, ये वाले भी इसे नीचे है। ठीक है, सबसे कम अभिक्रियाशील है। तो अब ये जो सबसे कम अभिक्रियाशील है, तो जाहिर सी बात है इनको तो बात ही नहीं करनी है इन पे। तो हम ऊपर वालों पे बात करते हैं। तो कैसे ये रिएक्शन शो होंगी, कैसे करते हैं। जो ऊपर होगा, जो धातु ऊपर है, वो अपने से नीचे वाले को उसके विलयन से, मान लीजिए ऊपर कैल्शियम है, उस नीचे एल्यूमिनियम है, कैल्शियम और एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, तो कैल्शियम क्या करेगा, एल्यूमिनियम का जो विलयन होगा लवण का, एल्यूमिनियम के लवण का जो विलयन होगा उसमें से एल्यूमिनियम को हटा देगा और खुद लग जाएगा इसके विलयन में। ठीक है, जैसे ये लिखा है Fe और कॉपर सल्फेट। तो देखिए Fe कहाँ पे, ये है, कॉपर कहाँ है, नीचे है। तो कॉपर सल्फेट का क्या है, कॉपर सल्फेट लवण का विलयन है हमारे पास, यह है ना, कॉपर सल्फेट लवण का विलयन है। और Fe क्या है, धातु है। तो ऊपर जो धातु होगी, इस वाले विलयन से बात कर रहे हैं, इसके विलयन से बात कर रहे हैं, तो इसके ऊपर वाली जो धातु है वो क्या करेगी, इसको रिप्लेस कर देगी, विस्थापित कर देगी। क्या कर देगी, विस्थापित। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु के विलयन से उसको विस्थापित कर देगी। ऐसा नहीं होगा कि नीचे वाला ऊपर वाले को विस्थापित कर दे। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये कम अभिक्रियाशील है और ये ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो अब ज्यादा जिसमें पावर है वही तो कम पावर वाले को हटा देगा। आप ही सोचिए ना, ये ज्यादा पावरफुल है इस टाइम पे और ये कम पावरफुल है, तो कम पावरफुल वाले को ज्यादा पावरफुल वाला हटा देगा। तो देखिए Fe कॉपर सल्फेट को क्या करेगा, हटा देगा। हटा देगा और क्या बन जाएगा, अपना बना लेगा, FeSO4 बना लेगा और क्या रह जाएगा, कॉपर रह जाएगा। इसीलिए ये रिएक्शन शो हो जाएगी। नीचे लिखी हुई है, इस वाली को कंप्लीट करते हैं। कॉपर प्लस FeSO4, चेक करिए, कॉपर कहाँ है, ये है, Fe ये है। क्या ये कम क्रियाशील इसको हटा देगा, ये कम क्रियाशील है, ये ज्यादा क्रियाशील है, तो ये इसको हटा देगा। कॉपर इसको डिस्प्लेस कर सकता है क्या, विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कंफ्यूजन रखना ही नहीं है, केवल Fe ही कॉपर को हटा सकता है, कॉपर Fe को नहीं हटाता है। आप ये लिख देते हैं ना, आपकी CuSO4 वापस बन जाएगा और Fe निकल जाएगा। ये रिएक्शन क्या है, पूरी की पूरी गलत है। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं Fe और जिंक में। तो Fe और जिंक में चेक करिए, देखिए Fe और जिंक में कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है। कौन ऊपर है, जिंक, और Fe नीचे है। तो क्या Fe जिंक को हटा देगा, क्योंकि Fe जिंक से रिएक्शन करने की बात हो रही है। Fe जिंक को हटाएगा क्या, Fe जिंक को हटाएगा, नहीं हटाएगा। ये रिएक्शन शो ही नहीं होगी। कौन सी शो होगी, कि जिंक Fe को हटाएगा, जिंक ने Fe को हटा दिया, यहाँ पे हटाएगा तो क्या बनाएगा, ZnSO4, और क्या निकल जाएगा, आपका Fe निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन शो हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ZnCl2 प्लस कैल्शियम, कौन किसको हटा देगा, देखिए जिंक ये है, कैल्शियम ये है, कैल्शियम जिंक को हटाएगा, कैल्शियम जिंक को हटाएगा, ना कि जिंक कैल्शियम को हटाएगा। तो यहाँ पे लिखिए इसको, कौन, ये कैल्शियम है, कैल्शियम जिंक को रिप्लेस कर देगा इसके विलयन से, ये रहा इसका विलयन। तो इससे रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस Zn। तो इस तरीके से ये रिएक्शन आप कंप्लीट करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपके धातु लवणों से गुण हो गए। तो जो रिएक्शन शो हो रही हैं वो ये आप इसमें डाल के लिख सकते हैं और ये सकीर्तक श्रेणी में आप बता सकते हैं। जो मैंने आपको बताया कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवणों के विलयन से उसको विस्थापित कर देते हैं। तो यही बात आपको लिखनी है। तो आपके धातुओं के रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए। चलते हैं अपने अधातु की साइड में। तो अधातुओं के भौतिक गुण देखते हैं। जैसे हमने धातुओं के भौतिक गुण लिखे थे, वैसे अधातुओं के भौतिक गुण हमें देखने हैं। तो अधातुओं का पहला भौतिक गुण, जैसे हमने धातु में वो पहला भौतिक गुण देखा था, हमने क्या देखा था, ये भौतिक अवस्था देखी थी। वैसे ही यहाँ पे भी हमें भौतिक अवस्था देखनी है। जो अधातुएं होती हैं वो आपकी ठोस, द्रव, गैस तीनों स्टेट में पाई जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, ये क्या है, ये आपकी गैस है। जितनी भी ये सब क्या है, आपकी गैस हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, ये सब क्या है, आपकी गैसेस हैं। ये गैसीय अवस्था में है अधातु, और ये अधातु भी है। आपने देखा था, अभी हमने पीछे आपको डेफिनेशन बताया था। ये रही ब्रोमीन, ये कौन सी अवस्था में रहती है, ब्रोमीन आपकी द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, और ये है कार्बन और फास्फोरस, ये कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, और ये आपका किस में है, गैसियस फॉर्म में है। तो ये हो गए इसके भौतिक गुण।
मतलब आप लिख सकते हो कि भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक गुण के अंदर भौतिक अवस्था आप लिख सकते हो क्या होती है। भौतिक अवस्था कि अधातु है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट की। चमक देखा था हमने वहां पे, तो यहाँ भी हम चमक देखेंगे। धातुओं में चमक नहीं होती, धातुओं की सतह पे कोई चमक नहीं होती, केवल अपवाद है यहाँ पे दो का, है ना, दो तीन का अपवाद है, वो आपको देखना है। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि आयोडीन में चमक होती है। नमक में देखा होगा आपने, जो मार्केट से लाते हो उसमें आयोडीन मिक्स होता है, तो थोड़ी सी उसमें शाइनिंग होती है। डायमंड, ये आप सबसे बड़ा अपवाद है, क्योंकि डायमंड में काफी अच्छी चमक होती है, सबसे ज्यादा चमक डायमंड में पाई जाती है। और डायमंड क्या है, कार्बन का अपर रूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, कार्बन का अपर रूप है, तो कार्बन के अपर रूप की वजह से ये क्या हो गया, अधातु हो गया, क्योंकि कार्बन क्या है आपका, अधातु है। आपने देखा है ये लिखा हुआ है कार्बन, कार्बन अधातु होता है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट पेंसिल की आपकी जो बीच में काले रंग की रॉड पड़ी हुई है, पेंसिल के अंदर, लकड़ी के अंदर काले रंग की जो रॉड होती है वो ग्रेफाइट होती है। आप उसको थोड़ा सा कपड़े से, स्मूथ कपड़े से उसको मतलब थोड़ा सा रगड़िए और वो शाइनिंग करने लगती है, तो उसमें भी चमक होती है। ठीक है, नेक्स्ट वाले हम देखते हैं भौतिक गुण कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है उसकी कठोरता। तो अधातुएं प्रायः क्या होती हैं, मुलायम होती हैं। अब बात आपको पता है, केवल हीरा ही सबसे ज्यादा कठोर है, वरना धातु जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं आपकी, कठोर होती हैं। क्वथनांक और गलनांक, जब ये कठोर नहीं होती हैं तो इनके क्वथनांक और गलनांक भी क्या होंगे, कम होंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात क्या है, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन। ठीक है, सिलिकॉन, कार्बन और बोरॉन का उच्च होता है क्या, क्वथनांक और गलनांक दोनों उच्च होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला है तन्यता। इनमें तन्यता का गुण ही नहीं होता, आप इन्हें खींच के एक लंबे तार में नहीं बना सकते। ठीक है ना, लंबा तार नहीं बना सकते। वहां आपने देखा था गोल्ड वाले, 1 ग्राम गोल्ड को आप खींच के अप्रोक्स 2 किलोमीटर का वायर बना रहे थे आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चालकता। तो आपको पता है कि धातुओं में करंट नहीं चलता है, सीधी सी बात है, और ये ऊष्मा के भी अच्छे सुचालक नहीं होते हैं। ठीक है, किसी के भी ये सुचालक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं, सभी के कुचालक होते हैं। एक अपवाद है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या अपवाद है, जो आपकी पेंसिल की निब है उसमें करंट चलता है। ठीक है, उसमें करंट पास होता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिकल घर पर नहीं करें क्योंकि आपको करंट लग सकता है। अगर आपको प्रैक्टिकल करना है तो डीसी करंट से करें आप। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अपनी सक्रियता श्रेणी पे। तो आप इतना पढ़ के आ चुके हैं, सक्रियता श्रेणी आपने देखी होगी, ये आपके सामने लिखा है। ये आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, जिंक हो गया, फेरस हो गया, आयरन कह सकते हो आप इसको, लेड, हाइड्रोजन, ये डबल लिख दिया मैंने, हाइड्रोजन यहाँ से स्टार्ट है हाइड्रोजन, और कॉपर, मरकरी, पारा, और ये चांदी आपका, सिल्वर, ये गोल्ड है आपका, और ये प्लेटिनम है। तो ये सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हैं और ये सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं। तो आपने देखा होगा कि कैसे इनकी रिएक्शन होती है। तो देखिए, ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन के ऊपर रखी सभी धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं, लेकिन केवल किसके साथ नहीं देती हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल के साथ में नहीं देती हैं। जैसे हम एक आध रिएक्शन की यहाँ पे बात कर लें कि कौन किसको आपके क्या कहते हैं, ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो उसको नीचे वाले उसके विलयन से विस्थापित कर देंगे। तो जैसे कि हम उदाहरण ले लें, इसका उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो अभी हमने पीछे पढ़ा था, कि क्या पढ़ा था आपने, कि जिसके सॉल्यूशन लिए थे आपने, जैसे आपने उदाहरण लिया था कि Fe+Zn SO4। ठीक है, ये रहा इसका विलयन। तो बताइए क्या इसकी रिएक्शन इससे हो सकती है या नहीं। तो आपको चेक करना होगा सक्रियता श्रेणी में कि Fe कहाँ है, अगर जिंक से ऊपर है तो ये रिएक्शन शो कराएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखिए जिंक Fe से ऊपर है, ना कि Fe Zn से ऊपर है। कौन है ऊपर, Zn है। Zn क्या करेगा, Fe को हटा के अपने आप लग जाएगा। तो Fe नहीं है, Fe नीचे है और Zn ऊपर है। तो Zn तो यहाँ होना चाहिए, तो Fe का विलयन होना चाहिए था लवण का, तब ये रिएक्शन शो होती। कैसे होती है ये होती है आपकी Zn प्लस FeSO4। ठीक है, तब ये रिएक्शन आपकी होती, इसमें रिएक्शन शो नहीं होगी। क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा प्लस Fe बनेगा। ठीक है,
ये रिएक्शन शो होगी। सक्रियता श्रेणी मैंने आपको पीछे भी बता दी है, यहाँ भी बता दी है। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड में। अब बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की हम प्राप्ति कैसे करते हैं, मतलब जो आपको धातु मिल रहे थे, सोडियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, है ना, और सोना, चांदी, ये आपको कैसे मिल रहे थे? तो वो आपको मिलते हैं पृथ्वी में, ठीक है। पृथ्वी में दबे होते हैं, वहां से उनको निकालना होता है, या दबे होते हैं या वो पृथ्वी में मिट्टी में मिक्स होते हैं या चट्टानों में मिक्स होते हैं, तो वहां से उनको निकालते हैं। तो जो हमें मिलते हैं कहाँ से? पृथ्वी के अंदर से, भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और जो मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे नहीं मिलते हैं, हमें किसी और रूप में मिलते हैं, सही है। तत्व मिलेंगे या फिर हमें उनके यौगिक मिलेंगे। यौगिक का मतलब उसमें एक से ज्यादा तत्व होंगे, मतलब वो किसी और फॉर्म में मिलेंगे, हम उनको चेंज कर लेंगे। इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगे, मतलब हमें अशुद्धि के रूप में मिलेंगे। जैसे आपको उदाहरण में लिखा है Fe और एल्यूमिनियम आदि। बात को समझते हैं? जो पृथ्वी से हमें डायरेक्टली किसी भी फॉर्म में मिल जाएं, ठीक है, मतलब क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें ही हम खनिज कहते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखिए, आप इस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। अब हम खनिज से क्या प्राप्त करेंगे? हम प्राप्त करेंगे और, मतलब अयस्क। खनिज को मिनरल्स कहते हैं, ठीक है, मिनरल कहते हैं। अब हमें खनिज में से वो खनिज उठाने हैं जिनसे हम आसानी से और कम खर्चे पे ज्यादा मात्रा में धातुओं को प्राप्त कर सकते हैं, वही आपकी क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये रहे अयस्क। अयस्क क्या होते हैं? खनिज ही होते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हैं और जिनको निकालना लाभकारी होता है, मतलब कम खर्चे में निकलना है, फायदा हो उनसे, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? अयस्क। तो सारे अयस्क आपके खनिज हैं, सही है। जितने भी अयस्क आपके हैं वो सब क्या हैं? खनिज हैं। लेकिन खनिज आप सारे खनिज आपके अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि सारे खनिजों से हम धातु नहीं निकालते हैं। मान लो उसमें धातु कम है और हम उससे धातु निकाल रहे हैं, तो वो धातु महंगी हो जाएगी, क्योंकि उस पर लागत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि किसमें धातु की मात्रा ज्यादा है, उसी को हम अयस्क बनाते हैं। तो अयस्कों से ही हम धातुओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ अयस्क मैंने ये लिखे हुए हैं आपके लिए, तो कौन कौन से अयस्क होते हैं जो आपको पढ़ लेने हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे एग्जाम में? तो देखिए, सबसे पहले हम लोहे का देखते हैं। लोहे के हमारे पास दो अयस्क हैं। तो आपके पास कौन कौन से दो अयस्क हैं लोहे के? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो ये इनके फॉर्मूले लिखे हैं Fe2O3 और Fe2O4। ये दो अयस्क आपको लोहे के मिलते हैं। तो मतलब डायरेक्ट लोहा नहीं मिलता आपको, क्या मिलता है? लोहे का अयस्क मिलता है, उससे हम उसको लोहे को निकालते हैं, ठीक है। लेड, लेड का गैलेना PbS, मतलब लेड हमें सल्फाइड के साथ मिलता है, सल्फर के साथ में मिलता है, ठीक है। जिंक, जिंक हमें कैसे मिलता है? जिंक ब्लेड, ब्लेंड और कैलामाइन, इस फॉर्म में, मतलब सल्फर की और कार्बोनेट की फॉर्म में हमें जिंक मिलता है पृथ्वी में। ऐसी एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एस क्या है आपका? बॉक्साइट है, ठीक है। बॉक्साइट कैसा है देख लीजिए, ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है। ऐसी कॉपर है, कॉपर हमें ये ऑक्साइड की फॉर्म में मिल रहा है, इसका नाम है क्यूपराइट और ये है ग्लैंस है, ठीक है। कॉपर ग्लैंस भी कहते हैं इसे। ये सल्फर की फॉर्म में मिल रहा है हमें। मतलब डायरेक्ट हमें धातु नहीं मिलेगी, हमें किसी ना किसी और दूसरे रूप में मिलेगी, तो वहां से हम उस धातु को प्राप्त करते हैं। कैल्शियम के चूना पत्थर है और डोलोमाइट है, तो ये आपके कैल्शियम के अयस्क हो गए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का अयस्क आपको देख लो अब क्या है? कार्नेलाइट है, कार्नलाइट है, ठीक है। कार्नलाइट में मिलता है, तो कार्नलाइट का फॉर्मूला ये है। तो इनमें से कुछ धातुओं से हम अयस्क कैसे प्राप्त मतलब इनसे अयस्कों से हम धातु कैसे प्राप्त करते हैं? धातुओं से अयस्क नहीं, अयस्क से हम धातुएं कैसे प्राप्त करते हैं, यही हमें देखना है इस चैप्टर में। आपके अयस्क और खनिज तो क्लियर हो गए होंगे। ये रहे आपके अयस्क, इनको याद कर लीजिए, पेपर में से एक आध पूछ लिया जाए तो आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फॉर्मूले भी लिख दिए इसीलिए इसके। अब हम देखते हैं इन अयस्कों से हम धातुओं को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोसेस को देखते हैं। अब जो हमारे अयस्क थे उनसे हमें धातु निकालनी है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? समृद्धिकरण, ठीक है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहलाती है। मेटल को उसके अयस्क से अलग करने की प्रोसेस क्या होती है? समृद्धिकरण। तो इसमें क्या करना होता है? पहले आप रिएक्टिविटी सीरीज देखिए, मतलब सक्रियता श्रेणी देखिए, उसी से आपको पता चलेगा
कि कैसे हमको आगे तैयारी करनी है, कि कैसे उसमें से हम धातु को निकालेंगे। पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। इसी के हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है। ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट। तो ये जो धातुएं हैं, ध्यान से देखिए यहाँ तक, पोटेशियम से लेके एल्यूमिनियम तक, ये धातुएं हमें मिलेंगी, जिस भी फॉर्म में मिलेंगी उसका हमें क्या करना होगा, ये हमें विद्युत अपघटन करना होगा, क्योंकि ये इसको हम किसी भी और प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इनका विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन की प्रोसेस से हम इनको अलग करेंगे, ठीक है। इनका प्यूरिफिकेशन करेंगे, मतलब हम इनका परिष्करण करेंगे। तो हम इनको, मतलब इनसे इनकी जो अशुद्धियां इसमें मिली हुई हैं उनको हम अलग करेंगे। वो किससे करेंगे, हम विद्युत अपघटन विधि से। ये आपको याद रखना है। अब ये बीच वाली जो धातुएं हैं उनको, वो हमें किस में मिलेंगी, वो हमें कार्बोनेट और सल्फर के फॉर्म में मिलेंगी, ठीक है। उसमें से हम क्या करेंगे, उसका अपचयन करेंगे, किसके साथ में, कार्बन के साथ में। ऑक्साइड बनाएंगे हम इनके, इन धातुओं के हम क्या तैयार करेंगे, ऑक्साइड तैयार करेंगे, और उनका हम कार्बन से क्या करेंगे, अपचयन करेंगे। तब इनसे हम धातुएं प्राप्त करेंगे। इस बात को भी हम आगे देखेंगे। अभी बस आप समझ लीजिए, ये जो धातुएं हैं इनका हम कार्बन से अपचयन करके प्राप्त करते हैं इनको, और इनको हम प्राप्त करते हैं विद्युत अपघटन विधि से। और ये जो नीचे लिखी हुई है सोना और चांदी, सिल्वर और गोल्ड, वो आपकी क्या है, प्रकृति अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में उपस्थित होती है, मतलब ये मुक्त अवस्था में मिलती हैं, ये आपको डायरेक्टली मिल सकती है, ठीक है। चलते हैं और एक चीज देखते हैं, इनमें जो अशुद्धि मिली होती है अयस्कों में, अयस्कों में जो अशुद्धि मिली होती है उसे हम गैंग कहते हैं। तो देखिए, आप पृथ्वी में खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम गैंग कहते हैं, ठीक है। तो गैंग क्या होते हैं, अयस्कों में जो अशुद्धि मिली होती है उसे हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनको हम प्राप्त कैसे करें। अभी आपने देखा है ऊपर इस बात को, कि जो ऊपर वाली सबसे रिएक्टिव धातुएं हैं वो किससे मिलेंगी आपको, विद्युत अपघटन से। बीच वाली आपको क्या मिलेंगी, कार्बन से अपचयन कराने के बाद, और ये ऐसी मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। तो हम देखते हैं ये फ्लो चार्ट, ठीक है। इस फ्लो चार्ट से हम समझते हैं। तो देखिए, अयस्क है, इसका हम सांद्रण कर रहे हैं, ठीक है। समृद्धिकरण कर लिया हमने। अब हम सांद्रण कर रहे हैं इसका। तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था, उच्च अभिक्रियाशील धातु जो ऊपर थी, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में देखा था आपने, ऊपर आने वाली धातुएं, बीच में आने वाली धातुएं, और नीचे आने वाली धातुएं। तो जो ऊपर आती हैं वो उच्च क्रियाशील होती हैं, अधिक क्रियाशील होती हैं, वो बताया था आपको। बीच में आने वाली मध्यम क्रियाशील होती हैं, और नीचे आने वाली क्या होती हैं आपकी, कम क्रियाशील होती हैं, सबसे कम। तो निम्न क्रियाशील धातुएं। तो जो ऊपर आ रही थी उनको आप कैसे निकाल रहे थे, उनका विद्युत अपघटन करके निकाल रहे थे और शुद्ध धातु प्राप्त कर रहे थे, ठीक है। उनको हम क्या कर रहे थे, विद्युत अपघटन कर रहे थे, विद्युत अपघटन किया और शुद्ध धातु मिल गई थी ऊपर वालों का। अब नीचे वाली जो होंगी उनकी बात कर ले रहे हैं। उन वो उसमें किसकी अशुद्धि मिलेगी हमें, सल्फाइड की, ठीक है। उन्हें हम बोलते हैं सल्फाइड अयस्क बोलते हैं, मतलब उसमें सल्फर की अशुद्धि होती है, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अभी आगे हम बात करते हैं, पहले हम इस पे आते हैं। तो जो बीच वाली है, जो बीच में धातुएं हैं, उनमें क्या होता है, कार्बोनेट और सल्फाइड की जो अशुद्धि पाई जाती है, इसलिए उसकी वजह से इसको हम कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क कहते हैं, ठीक है। दो टाइप के मिलते हैं, जिसमें कार्बोनेट होता है, मैंने आपको दिखाया भी था, अयस्कों के टाइप में भी दिखाया था कि उसमें कार्बोनेट भी था और सल्फर भी था। तो जिनमें कार्बोनेट की अशुद्धि होती है, कार्बोनेट क्या होता है, कार्बोनेट आपको पता है, कार्बोनेट होता है CO3। इसमें ऑक्सीजन पहले से ही है, इसमें ऑक्सीजन पहले से ही है। तो हम उन अयस्कों को उच्च ताप पर गर्म करते हैं, क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, वो भी ऑक्सीजन की कम मात्रा में, क्योंकि इसमें पहले से ही ऑक्सीजन मिक्स है, ठीक है। कार्बोनेट अयस्कों को उच्च ताप पर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। याद हो जाएगा आपको, आसान है, दोबारा सुनिए। कार्बोनेट अयस्क को उच्च ताप पर गर्म करने, उच्च ताप पर ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में, क्योंकि पहले से ही ऑक्सीजन है कार्बोनेट में, ठीक है, सीमित मात्रा में गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कहलाती है, ठीक है। अब ये सल्फर, इसमें केवल सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इसमें हम क्या लेंगे, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा लेंगे, ठीक है। और वायु की उपस्थिति में गर्म करने की, सल्फर अयस्कों को या सल्फाइड अयस्कों को
वायु की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया, उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भर्जन कहलाती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का करेंगे निस्तापन और सल्फर डाइऑक्साइड का करेंगे भर्जन, और उससे हम प्राप्त करेंगे क्या? धातु ऑक्साइड। और धातु ऑक्साइड प्राप्त करने के बाद उसका क्या करेंगे? कार्बन से अपचयन, और अपचयन के बाद आपको क्या मिल जाएगी? शुद्ध धातु मिल जाएगी। ये आप देख ही रहे होंगे, लिखा होगा, ठीक है। धातु मिल जाएगी। अब यहाँ आते हैं वापस। तो हमने कहा था कि जो नीचे है, ठीक है, ये नीचे वाली धातु है, उनमें किसकी अशुद्धि मिलेगी? सल्फर की। जब सल्फर की उसमें अशुद्धि होगी तो सल्फर का हम क्या करते हैं? भर्जन। तो यहाँ भी हमें उनका क्या करना होगा? भर्जन, और भर्जन करके उसके ऑक्साइड बना के धातु मिल जाएगी हमें, ठीक है। सीधा भर्जन करना, भर्जन से हमें सीधा धातु मिलेगी। यहाँ हमें उसका कार्बन से अपचयन नहीं करना है, हमें बस भर्जन करके उसका ऑक्साइड, और ऑक्साइड को फिर गर्म कर देंगे तो क्या मिल जाएगी हमको? धातु। और फिर उसका हम परिष्करण कर लेंगे, शुद्धिकरण कर लेंगे, मतलब उसको शोधन कर लेंगे। ये है फ्लो चार्ट आपका। पूरा समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो देखते हैं ये इसी पैटर्न में, इसी फ्लो चार्ट से हम आगे देखते हैं कैसे कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे हम उन धातुओं को निकालते हैं। तो ये रहा आपका अयस्कों का समृद्धिकरण। अयस्कों को ही तो हम फिल्टर करेंगे, और किसे करेंगे? तो हम ये 4 प्रोसेस से इसको फिल्टर करेंगे, जैसा हमने फ्लो चार्ट में देखा था उसी तरीके से। नीचे आने वाली धातुओं का करेंगे सबसे पहले, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं को हम निष्कर्षण करेंगे, उसका निकालेंगे। फिर मध्य में आने वाली धातुओं का करेंगे, और फिर हम करेंगे ऊपर आने वाली धातुओं का, और बाद में हम उसका परिष्करण कर देंगे, मतलब उसका शुद्धिकरण कर देंगे, शुद्ध कर देंगे, ठीक है। उसको फिल्टर कर लेंगे बाद में। अगर एक थोड़ी बहुत अशुद्धि रह जाएगी, उसे हम परिष्करण में दूर कर लेंगे। तो पहला वाला जो हमारा था कि सबसे नीचे आने वाली धातुओं का हम परिष्करण निष्कर्षण करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। कैसे निकालते हैं? जो सबसे नीचे आती है उनमें किसकी अशुद्धि पाई जाती है? सल्फर की अशुद्धि पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सल्फर की उपस्थिति होती है उसमें, इस वजह से हम उसका क्या करते हैं? भर्जन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम उसको उच्च ताप पर गर्म करते हैं। तो लिखा भी है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, है ना, सोना, प्लेटिनम, इन धातुओं के ऑक्साइड को गर्म करके धातु प्राप्त कर लेते हैं। तो हम पहले इसके क्या बनाएंगे? इसमें तो मिली होगी, जैसे मान लेते हैं, हम उदाहरण ले रहे हैं मरकरी का। मरकरी का जो अयस्क होता है वो होता है सिनेबार। ये रहा सिनेबार। इसमें सल्फर की अशुद्धि है, इसका हम करेंगे भर्जन। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और क्या बना लेंगे? इसका ऑक्साइड बना लेंगे। लो जी, हमने ऑक्साइड बना लिया इसका। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपकी निकल जाएगी। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ लगा दीजिए 2, और यहाँ लगा दीजिए 3, और यहाँ पे 2 लगाइए, और यहाँ पे 2 लगाइए, ठीक है। बैलेंस हो गई, 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन 6 हो गए। है जो आपके मरकरी है वो भी आपकी 2 हो गई, सल्फर भी आपके 2 हो गए, बैलेंस हो गई। तो ये ऑक्साइड बन गया इसका। इस ऑक्साइड को हम गर्म कर लेंगे। ले लिया जी हमने ये ऑक्साइड ले लिया। अब ऑक्साइड को हम अगेन क्या करेंगे? गर्म कर रहे हैं, ध्यान रखेंगे, उच्च ताप पर गर्म कर रहे हैं, डेल्टा का निशान, हीट का निशान, ठीक है। तो हम इसको गर्म करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? मरकरी मिल गई। देखिए डायरेक्ट मरकरी मिलेगी और ऑक्सीजन निकल जाएगी। कार्बन से अपचयन नहीं करना होता है। ऐसे ही आप देखेंगे। नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉपर का उदाहरण, जो आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कि हम कॉपर कॉपर जो हम सल्फाइड है ये वाला और ले रहे हैं, जिसमें सल्फर की अशुद्धि है। इसे गर्म करेंगे किसमें? ठीक है, किसमें गर्म करेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो इसका क्या तैयार हो जाएगा? ऑक्साइड तैयार हो जाएगा। तैयार हो गया ऑक्साइड, और क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लीजिए। कितने हो गए? 4 कॉपर हो गए 4 कॉपर, 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर कर दिए, ये 2 लगा दिए, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 ऑक्सीजन, 3 यहाँ लगा दीजिए। तो ये आपकी बैलेंस हो गई। अब ये कॉपर का जो ऑक्साइड बना है, ये कॉपर ऑक्साइड, अब ये कॉपर सल्फाइड है, इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा चेंज है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन कर लेगा किससे? कॉपर सल्फाइड से। ये बचेगा भी उसमें, ये हो रहा है तैयार, और ये अभी है। तो इन दोनों मिलकर ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और रिएक्शन करके क्या बना देंगे? कॉपर बना देंगे। और क्या बना देंगे? आपका निकल जाएगा सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है। इसे बैलेंस करें तो कितना हो जाएगा? इधर 2 लगा लीजिए, तो 2 लगा लिया, ऑक्सीजन 2 हो गए, सल्फर 4 और 2 6 हो गए, 6 लगा दीजिए, और बाकी बैलेंस हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हो गई? हीट कर रहे हैं इसको, क्या कर रहे हैं?
हीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनके सल्फाइड से इन अयस्कों को हम क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क कहते हैं। इन अयस्कों से हम क्या निकाल लेते हैं, अपनी धातु निकाल लेते हैं बिना कार्बन से अपचयित करे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट वाले टाइप को। तो बी वाला टाइप है मध्य में आने वाली धातु है। ठीक है, जो मध्य में आती है उन्हें कैसे लेते हैं, मध्य में कौन कौन, Fe, जिंक, लेड, कॉपर, ये सब क्या है, इनकी जो क्रियाशीलता है वो क्या है, मध्यम है। ठीक है, मीडियम है, ज्यादा तेज नहीं है और ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, मध्यम है। तो इनमें कौन सी अशुद्धि पाई जाती है, किस रूप में पाई जाते हैं, ये धातुएं सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट जो अयस्क होते हैं उनसे धातु निकालना थोड़ा टफ होता है, लेकिन ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना आसान होता है, देखा था आपने। तो हम इनके क्या बनाएंगे, सल्फाइड और कार्बोनेट को हम क्या बनाते हैं, इनके ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। अब उन ऑक्साइडों का हम क्या कर देंगे, अपचयन कर देंगे और हम क्या प्राप्त कर लेंगे, धातुएं प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से हम इनके ऑक्साइड बनाते हैं और इनको कार्बन से अपचयित करते हैं। पहली प्रोसेस क्या है, भर्जन है। तो भर्जन ही हम करते हैं, आप फ्लो चार्ट याद करिए। भर्जन में हम क्या करते हैं, सल्फर वाले अयस्क हैं उनको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं, यही आपका भर्जन कहलाता है। तो देखिए रिएक्शन लिखते हैं इसकी, तो क्या हो जाएगी, देखिए ZnS हमने ये ले लिया, जिंक ब्लेंड और ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, क्या बनेगा यहाँ से, जिंक का ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा और क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, निकल गई। अब ये हम यहाँ पे पहले ऑक्साइड बना रहे हैं, पहले हम ऑक्साइड बनाएंगे बाद में इसका अपचयन करेंगे, पहले हम भर्जन की बात समझ रहे हैं। ठीक है, पहले हम ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, इसको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर सकते हैं, इसको नहीं भी करना तो ये इस तरीके से बैलेंस्ड है आपकी। ठीक है, तो बैलेंस भी नहीं है, तीन है, ये तीन ऑक्सीजन है, तीन ऑक्सीजन लगा दी, 6 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 लगाइए। ठीक है, 2 लगाने के बाद में इस साइड में 2 लगा दीजिए। तो देखिए ध्यान से कितने हो गए आपके, 2 और 2 4 और ये आपके 6। तो यहाँ पे 2 लगाइए, 3 की जगह पे 2, 4 ऑक्सीजन, 2 जिंक और 2 सल्फर, ये 2 हो गए। अब ये 6 हो गए, तो आपको वापस 3 लगाना पड़ेगा, ये अब कंप्लीट बैलेंस हो गई। ठीक है, ऐसे ही हमने जिंक को कर लिया, जिंक को हमने क्या कर लिया, भर्जन कर लिया जिंक का। ठीक है, ऐसे ही हम किसका भर्जन करेंगे, मरकरी का। मरकरी का अभी हमने आपको बताया था, मरकरी में सल्फर शनिवार के फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे और क्या बनेगा हमारा, इसका मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनेगा, HgO। ठीक है, ये क्या है हमारा, HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ पे वर्जन में ऑक्साइड फॉर्म करने हैं, ऑक्साइड बनाने हैं अभी, इसका हम ऑप्शन नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अभी पहले हम निस्तापन और वर्जन से हम क्या तैयार कर लें, इनके ऑक्साइड तैयार कर लें। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं बैलेंस हो गई, हमने वर्जन से इसके तैयार कर लिए। अब हम निस्तापन को देखते हैं, निस्तापन क्या प्रोसेस होती है, वर्जन से हमने ऑक्साइड तैयार की है, निस्तापन से भी ऑक्साइड ही तैयार करने हैं। तो देखिए क्या होती है निस्तापन, कार्बोनेट, तो निस्तापन क्या होती है, कार्बोनेट अयस्कों को वायु की सीमित उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदला जाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। तो देखिए किसका निस्तापन करेंगे, ZnCO3। ठीक है, जिंक कार्बोनेट है इसमें। ठीक है, और इसको हम गर्म करेंगे, किसमें फॉर्म करेंगे, इसमें ऑक्सीजन नहीं देनी है, आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है ऑक्सीजन देनी नहीं है। तो क्या फॉर्म्ड होगा, जिंक का ऑक्साइड फॉर्म्ड होगा प्लस क्या तैयार होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऊपर से भी हमने भर्जन से भी ऑक्साइड तैयार कर लिए और यहाँ से भी हमने निस्तापन से भी ऑक्साइड तैयार कर लिए। अब ऑक्साइड तैयार करने के बाद इसका हम किससे, कार्बन से अपचयन करेंगे और उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होंगी, धातुएं, फिर उसका हम परिष्करण करेंगे। तो देखिए कैसे हम इनका कार्बन से अपचयन करेंगे। जैसे हमारा ऑक्साइड तैयार हुआ ZnO, जिंक का ऑक्साइड, और कार्बन से हमने इसका अपचयन कराया, तो क्या बनेगा, Zn प्लस CO। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इस तरीके से हम इसको धातु प्राप्त कर सकते हैं, निकल आया धातु। इस तरीके से और भी धातुओं को हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है थर्मेट अपक्रिया। ठीक है, थर्माइट भी कह सकते हैं, थर्मेट अपक्रिया। ये थर्मेट अपक्रिया क्या होती है, यह एक विस्थापन अपक्रिया है
इसमें अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। विस्थापन अपक्रिया है तो इसमें ऊष्मा निकल रही है, यही इसे इसी वजह से हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये हमें देखने को कहाँ मिल सकती है, ये हमारा आयरन का ऑक्साइड है Fe3 है ना, तो आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड है। तो को एल्यूमिनियम से क्रिया कराने पर हमने क्या लिया, आयरन ऑक्साइड लिया, उसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, हम कराएंगे उसकी रिएक्शन आपके एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है आयरन से, ये बात आपको पता है, ऊपर आता है वो, ठीक है, होने के कारण आयरन को विस्थापित कर देता है। आपके सामने रिएक्शन लिखी है Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, तो क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Fe अलग हो जाएगा और बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम दो जगह करते हैं, रेल की पटरियों के मध्य दरार आ जाए तो उसे जोड़ने में, और रेल की पटरियों को जोड़ने में भी इसका उपयोग करा जाता है। तो इसी रिएक्शन का मतलब इसी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। और मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, बहुत बड़े बड़े पुर्जे होते हैं टूट जाते हैं, तो उनको जोड़ने में इसी प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। यही हमारी थर्मेट अपक्रिया हो गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टाइप की, जो धातुएं सबसे ऊपर आती हैं। पहले हमने पढ़ा नीचे आने वाली धातुएं, उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब निकालते हैं, ठीक है, बीच में आने वाली धातुओं को कैसे निकालते हैं, उनका वजन स्थापन करते हैं और फिर बाद में उनके ऑक्साइड बनाते हैं और लास्ट में हम उसका कार्बन से अपक्षयन कर देते हैं, वो भी देख लिया हमने। अब ये थर्ड वाला देख रहे हैं जो टॉप पे आती है, तो हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा था, इनका हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन विधि कर से इनका निष्कर्षण करेंगे। तो देखिए, इन धातुओं को कार्बन के साथ गर्म करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड से इनको अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। आई बात समझ में, है ना, इनको हम इनका अपचयन या कार्बन के साथ अपचयन करके नहीं प्राप्त कर सकते। इन धातुओं को विद्युत अपघटनीय अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी प्रोसेस लगती है, विद्युत अपघटनीय अपचयन वाली प्रोसेस लगती है। तो आपके में डायग्राम नहीं दिया है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब कौन कौन सी रिएक्शन शो होती है, तो आप देखिए कौन कौन सी रिएक्शन शो होंगी। कैथोड पे तो जाएगा सोडियम, ठीक है, सोडियम प्लस आयन, तो ये सॉल्यूशन से क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेके हो जाएगा न्यूट्रल, तो सोडियम न्यूट्रल होके हमें अलग से मिल जाएगा। अब ये क्लोरीन है, क्लोरीन पे माइनस का साइन होता है, ये सॉल्यूशन में जब डिजोल्व करेंगे NaCl, तो हमें ये सोडियम बनाने की प्रोसेस है। तो क्लोरीन पे माइनस का आयन होगा उस टाइम पे जब डिजॉल्व हो जाएगा वो वाटर में या किसी सॉल्यूशन में, तो क्लोरीन क्या करेगा, इस माइनस आयन को लूज कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, क्योंकि दो क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ठीक है, और हो जाएगा अपने आप न्यूट्रल, न्यूट्रल हो जाएगा, ये गैस फॉर्म हो जाएगी, और ये गैस हमारी कहाँ से निकलेगी, एनोड से निकलेगी, क्योंकि ये माइनस वाला है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो निकले वही सोडियम ले लेगा, क्योंकि सॉल्यूशन में है। इस प्रोसेस से हम सोडियम और क्लोरीन दोनों प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या लिखा है देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन, एल्यूमिनियम के जितने भी ऑक्साइड हैं उसका विद्युत अपघटन से अपचयन करके एल्यूमिनियम प्राप्त कराते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एल्यूमिनियम प्राप्त करते हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स आपके हो गए क्लियर, ठीक, सारे टॉपिक कवर कर लिए गए हैं। अब वो सारी चीज़ों से हमें क्या मिल गया है, किसी से हमें उसके ऑक्साइड से हमने उसकी धातु निकाल ली है, सभी से हमने अब तक धातुएं निकाल ली हैं। ये धातुएं प्योर नहीं है। अब इन धातुओं को प्योर लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनका परिष्करण करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं शुद्धिकरण। तो भर्जन और निस्तापन के बाद में जो भी आपकी धातुएं प्राप्त हुई हैं, अब उनका हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन मतलब परिष्करण करेंगे। तो कौन सी प्रोसेस से करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि से करते हैं। तो ये क्या होता है, इसमें देखते हैं, ध्यान से इस चीज को समझते हैं। ये आपका एक कंटेनर होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं आपकी, इस टाइप से, ये नेगेटिव वाला मान लीजिए, और ये बीच में आपकी बैटरी लगी होती है करंट पास करने के लिए, ये पॉजिटिव वाला मान लीजिए। पॉजिटिव वाले को आप क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और नेगेटिव वाले को आप कैथोड कहते हैं, ठीक है। तो एनोड पे आप लगाएंगे अशुद्ध वाला
अशुद्ध वाली जो आपकी मेटल मिली है आपको निस्तापन और भर्जन के बाद जो मिली है उसको पूरा लिख देते हैं, अशुद्ध धातु की रॉड है ना। तो उसको लगाएंगे आप एनोड पे, उसकी एक स्ट्रिप बना लेंगे या रॉड बना लेंगे, उसे लगाएंगे आप एनोड पे, प्लस टर्मिनल बनाएंगे उसे, और कैथोड पे लगाएंगे आप प्योर धातु, प्योर धातु की स्ट्रिप लगाएंगे, ठीक है, शुद्ध धातु लगाएंगे। ठीक, इसमें एक विलयन भरेंगे, ये विलयन क्या होगा, इसी धातु का विलयन होगा, इसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं। जिस धातु का हम यहाँ पे परिष्करण कर रहे हैं उसी धातु का हम यहाँ पे विलयन यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखते हैं, जब हम इसमें करंट पास करते हैं तो अशुद्ध धातु से वो धातु के आयन इस विलयन में घुल जाते हैं। मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर के आयन इसके इसमें घुल गए, किसमें, विलयन में घुल गए, कॉपर प्लस का होता है तो ये इसमें विलयन में घुल गए। अब विलयन में घुलने के बाद में वो कहाँ डिपॉजिट हो रहे हैं, वो डिपॉजिट हो जाते हैं आपके यहाँ पे, किस पे, इस शुद्ध वाली रोड पे आके, ठीक है। और इसमें से जो अशुद्धि होती है वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, यहाँ पे इसी एनोड के नीचे अशुद्धियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इन अशुद्धियों को हम कहते हैं एनोड पंख कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज में कॉपर का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं तो यहाँ पे हम विलयन यूज करेंगे कॉपर सल्फेट का। आइए इतनी बात आपके समझ में। तो अगर हम इसे दिखाना चाहें तो क्या प्रोसेस हो रही है, देखिए एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एनोड पर रिएक्शन हो रही है आपकी कौन सी, कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तभी आपका वो विलयन में मिल रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। अब ये कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा है, ये कॉपर जो है ये कहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहा है आपका, ये इलेक्ट्रॉन लेके ये डिपॉजिट हो जा रहा है वापस उस पे कैथोड पे, ये रिएक्शन कैथोड पे हो रही है। दोनों टर्मिनल की रिएक्शन अलग अलग लिख दी है मैंने, ठीक है, इसको आप याद कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और उस पर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रोसेस होती है इसमें। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध जो रॉड है, अशुद्ध वाली रॉड है, उससे कॉपर धातु विलयन में घुल जाती है और कैथोड पे जाके वो डिपॉजिट मतलब जाके चिपक जाती है, जमा हो जाती है, ठीक है। और अशुद्धियाँ जो आपके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, विलयन है, उसमें ये घुलती नहीं है अशुद्धियाँ, वो कहाँ जमा हो जाती हैं, एनोड के नीचे जमा हो जाती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। यही था परिष्करण की विधि, यही आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक है, आसानी से याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड में। अब बात करते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक पे, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, नमी, आर्द्रता, अम्लता या अन्य गैसों के कारण धातुएं क्या हो जाती हैं, संचरित हो जाती है, मतलब उन पे जंग आना स्टार्ट हो जाती है, जंग किसी भी फॉर्म की हो सकती है, उसे संचरण कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, सॉरी संक्षारण देखना था मैं, तो ये हमने पहले वाले चैप्टर में भी संक्षारण को पढ़ा है, ठीक है। तो धातुएं संचरित हो जाती हैं पानी की वजह से, नमी की वजह से, या आपकी अम्लता की वजह से, जैसे एसिड रेन हो गई तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो यही जो प्रोसेस है धातुओं का गलना, तो यही क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ठीक है। तो इससे बचने के उपाय, पेंट कर दो, ऑयल लगा दो, ग्रीस लगा दो, ठीक है, या यशद लेपन कर दो। यशद लेपन में क्या करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं उस धातु के ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट है क्रोमियम लेपन, मतलब उस धातु के ऊपर हम क्या करते हैं, क्रोमियम का लेपन कर देते हैं, लेयर बना देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, पुताई, ठीक है मतलब हम लेयर चढ़ाएंगे, यहाँ पे भी लेपन का मतलब उस पर पेंट करना। तो क्रोमियम की हम उस पर लेपन कर देते हैं। इस तरीके से हम अपनी धातुओं को बचा सकते हैं, किससे, संचरण से, ठीक है, संचरित नहीं होती हैं इनको लगाने के बाद में। तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया, सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आए हो। ये नोट्स आप बना सकते हैं, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप बता भी सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए।